हेलो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी वैल्यूएशन के पार्ट 1 में हमने देखा है डिविडेंड बेस्ड मॉडल्स को। पार्ट 2 में अब हम देखेंगे अर्निंग बेस्ड मॉडल्स। सो इसमें सबसे पहला मॉडल है गॉर्डन मॉडल, देन वॉल्टर एंड देन पी रेशियो बेस्ड मॉडल है, जो कि बहुत ही काफी सिंपल सा मॉडल है। सो विल स्टार्ट विद द गॉर्डन मॉडल। बिफोर वी बिगिन द डिस्कशन ऑन गॉर्डन मॉडल, पहले एक फॉर्मूला याद रख लो जो हमने डिविडेंड बेस्ड मॉडल के कांस्टेंट ग्रोथ अप्रोच में याद रखा था या यूज किया था। P0 इज इक्वल टू what is the formula? D1 divided by KE minus G. G is the growth. K is the cost of capital. इसी फॉर्मूला को एक और लिखने का तरीका है which is D0 1 plus G. तो 1 plus G करने के बाद में D1 आ जाएगा, मतलब आज का डिविडेंड ले लो और 1 plus G करोगे तो कल का डिविडेंड यानी एक साल बाद का डिविडेंड आ जाएगा। So 1 plus G divided by KE minus G like this. So एक ही फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है इसमें। हमारा कंसर्न है इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी गॉर्डन मॉडल। इस फॉर्मूला का यूज करना है हमें किसी चीज में, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, ठीक है। गॉर्डन मॉडल, तो ये गॉर्डन मॉडल किसने दिया हुआ है? सो मायरन जे गॉर्डन, जो कि ऑफकोर्स प्रोफेसर थे, सारे मॉडल्स प्रोफेसर ही देते जनरली। सो ये मॉडल उन्होंने दिया था और इस मॉडल में कुछ एक चेंज है जिस चेंज की वजह से ये अर्निंग बेस्ड मॉडल बन जाता है। बट मेरे ओपिनियन में ये अगेन डिविडेंड बेस्ड मॉडल में ही कैटेगराइज होना चाहिए। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। सो गॉर्डन ने फॉर्मूला क्या दिया है? गॉर्डन ने फॉर्मूला दिया कि P0 यानी आज का शेयर प्राइस शुड बी इक्वल टू EPS अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस B, B क्या है मैं समझाऊंगा, डिवाइडेड बाय KE माइनस BR, ठीक है। सो अब ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे B क्या है और R क्या है वही समझना है। B इज दी रिटेंशन रेशियो, ठीक है। कितना कमाया उसमें से कितना रिटेन कर लिया, तो ये जो रिटेन किया है इसका रेशियो कमाने के एंगल से इज अ रिटेंशन रेशियो। एंड देन R, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये के ही तो पता ही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड देन ईपीएस पता ही है आपको, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर है। अब यहां पे देखो, रिटेंशन रेशियो मतलब कितना बचा लिया, राइट, कितना रिटेन कर लिया इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। मान लो 100 कमाया, उसमें से 40 अगर डिविडेंड बांट दिया तो 60 हमने ऑब्वियसली रिटेन कर लिया। तो रिटेंशन रेशियो क्या हुआ इसमें? 60%, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि रिटेंशन रेशियो इज 60%, एक एग्जांपल ले लो, तो 1 माइनस रिटेंशन रेशियो कितना हुआ? 40%। और ये क्या हुआ? अगर B है रिटेंशन रेशियो, अगर 60% है, ठीक है, तो 1 माइनस B, आंसर क्या है इसका? 1 माइनस 0.60 इज 0.40, मतलब 40%, राइट। ये 40% क्या है? ये है डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो सिंपल। अब देखो यहां पे डिविडेंड पे आउट रेशियो को अगर आप अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? डिविडेंड, एक्चुअल डिविडेंड कितना पे किया। सो मान लो ईपीएस है 15, ठीक है, और 1 माइनस 0.40, सॉरी 60 था ना हमारे एग्जांपल में, 60 है रिटेंशन रेशियो। इसका आंसर जो भी आएगा, यहां पे आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 6, ठीक। ये 6 क्या है? ये डिविडेंड हुआ एक्चुअल, फाइन। तो मतलब अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करके अगर ऐसा लिख दूं तो ईपीएस 1 माइनस बी इज दी डिविडेंड पे आउट रेशियो, और डिविडेंड पे आउट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस अर्निंग पर शेयर, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आता है? डिविडेंड। सो मैं लिख देता हूं इसको डिविडेंड D1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं।
तो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है बी एंड आर, सो दिस इज रिटेंशन रेशियो, कितना रिटेन किया मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रिटेन किया, रिटेन कितना किया इस एग्जांपल में, अगर आप 15 में से 6 निकाल दो तो 9 रिटेन किया हुआ है, राइट। सो अमाउंट जो है इसमें 9 रिटेन किया है एंड 6 जो है वो डिविडेंड में गया हुआ है। ठीक, अब ये देखो, ये जो रिटेन किया इसके ऊपर और कितना रिटर्न आएगा, सो रिटेन्ड मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटेन्ड अमाउंट और रिटेन्ड इन परसेंटेज फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेटली यही तो ग्रोथ हुआ कि रिटेन करते गए और उसके ऊपर रिटर्न कितना आया, यही तो ग्रोथ है, राइट, जो हमने कांस्टेंट ग्रोथ में पढ़ा था। सो बी मल्टीप्लाइड बाय आर विच इज बी आर इज इक्वल टू जी, ये ग्रोथ का फॉर्मूला है, सिंपल, b मल्टीप्लाइड बाय g, b मल्टीप्लाइड बाय r इज इक्वल टू g। अब यहां पे देखो बी आर, तो ठीक है इसको चेंज कर देते हैं, के ई माइनस बी इंटू आर, जी हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना, d1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। बस यही तो फॉर्मूला हमने कांस्टेंट डिविडेंड के नाम से डिविडेंड मॉडल में पढ़ा था, डिविडेंड बेस्ड मॉडल्स में, देखो सेम ही फॉर्मूला है। सो एट द एंड ये फॉर्मूला सेम ही है, वही कांस्टेंट ग्रोथ वाला ही फॉर्मूला है, बट ये रिटेंशन रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो अगेन अर्निंग बेस्ड मॉडल, आप एक ही मॉडल को, जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि ये एक ही मॉडल है, तो ये एक ही मॉडल को यहाँ पे भी लिख सकते हो और वहाँ पे भी डिविडेंड में भी लिख सकते हो। तो एज पर ICAI वैसे ही लिखा हुआ है, तो आपको वैसे ही याद करना है। अब एग्जाम के लिए क्या फर्क आएगा, तो एग्जाम में जब गॉर्डन बेस्ड मॉडल के ऊपर क्वेश्चन होगा तो इंफॉर्मेशन बी और आर के फॉर्मेट में प्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि रिटेंशन रेशियो कितना है जो कि बी है, स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है तो वो सेपरेटली दिया जाएगा, राइट, एंड देन इन सबका एंड अर्निंग पर शेयर दिया जाएगा। सो फिर आपको उस केस में गॉर्डन मॉडल यूज करना है, क्योंकि गॉर्डन मॉडल में ये टर्म्स यूज होती है। एट द एंड मॉडल सेम ही है, बट इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग तरीके से दी जाएगी। वही अगर आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है जिसमें कांस्टेंट ग्रोथ अप्रोच यूज करना है आपको फॉर द प्राइसिंग ऑफ शेयर, तो सिंपल आपको D1, KE और G ये वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक। सो वेरी सिंपल, सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब इसमें करना कुछ भी नहीं है, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, एक इलिस्ट्रेशन कर लेते पहले, ठीक है। सो ये याद रखना है आपको की पॉइंट्स, मतलब इसमें सिर्फ इतना याद रखना है। तो ये EPS 1 - b अगर याद नहीं भी रखे तो भी चलेगा, क्योंकि EPS 1 - b इज द डिविडेंड। तो सिंपल आप तो क्या कैलकुलेटर पे टाइप करके डिविडेंड निकाल सकते हो, राइट। सो ये डिविडेंड यहाँ पे सेपरेटली भी मिल जाएगा, और बहुत सारे एग्जांपल्स में तो आपको डिविडेंड सेपरेटली दिया ही होगा। एक थोड़ा सा बी निकालना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है, कैसे निकालना पड़ता है इलिस्ट्रेशन समझेंगे, और आर भी शायद कभी कभी निकालने आ सकता है, ठीक है। सो विल सी द वन इलिस्ट्रेशन, बेसिक इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, और बहुत ही ईजी है, मतलब कोई इसमें ऐसे तामझाम वाली चीजें नहीं है। CA फाइनल ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर जो है वो है 20, डिविडेंड डिसीजन में, डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन पहले नोट कर लो आप। सो EPS दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर, ये इलिस्ट्रेशन है। EPS जो दिया हुआ है अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 12 का। देन DPS दिया हुआ है, डिविडेंड पर शेयर, वो दिया हुआ है 3 का। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है KE, तो आपको एग्जाम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके देंगे। सो KE इज 18%। देन दिया हुआ है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, IRR दिया हुआ है 22% का। देन रिटेंशन रेशियो मेंशन किया हुआ है, रिटेंशन रेशियो है 75%, 75% रिटेन कर लिया, मतलब 25% का डिविडेंड बांट दिया, ठीक है। सो ये पहले ही दिया हुआ है आपको। अब देखते हैं, पहले तो इस क्वेश्चन को, ये सेम जो क्वेश्चन है इसको पहले गॉर्डन से सॉल्व करना है, क्वेश्चन ही वैसा है, ये गॉर्डन से सॉल्व करना है, और फिर सेम क्वेश्चन को वॉल्टर से सॉल्व करना है।
पहले गॉर्डन से सॉल्व करें तो हम गॉर्डन से स्टार्ट करते हैं, देन अगेन मैं वॉल्टर समझाऊंगा और फिर वॉल्टर से सॉल्व करेंगे। सो क्या फॉर्मूला देखा हमने गॉर्डन का, सो P0 यानी आज का शेयर प्राइस इज इक्वल टू EPS अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय KE माइनस BR। तो ये जब भी आप लिखो ना तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में ऐसे चलाते जाओ कि KE माइनस G और KE माइनस BR, तो आपको याद भी रह जाएगा कि इसी का मतलब G भी होता है। ठीक है, कभी अगर ग्रोथ दे दिया डायरेक्टली और पूछा कि आपको सिंपल लाइक एक और इलिस्ट्रेशन हो सकता है ना, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है कि डायरेक्टली ग्रोथ दे दी जाए कि G प्रोवाइड कर दो और यहां पे इस सेक्शन में रिटेंशन रेशियो प्रोवाइड कर दो 0.75 का, तो रिटेंशन रेशियो से ये ऊपर वाला पूरा टर्म सॉल्व हो जाएगा। सो 1 माइनस रिटेंशन रेशियो लेके EPS लेके आप ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व कर लो और G प्रोवाइड कर दिया जाएगा। गलती से अगर ये भूल गए कि B इंटू आर करने के बाद में G आता है तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना है कि BR का मतलब ही G होता है, घूम फिर के बात एक ही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने समझा दिया कि QBR का मतलब G होता है। ठीक है, सो यहां पे सॉल्व करते हैं। पहले तो देख लो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है और वैल्यूज पुट कर लेंगे उसमें। सो EPS दिया हुआ है 12 का, सो सिंपली 12 लिख सकते हैं, रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 12 का EPS है, रिटेंशन रेशियो है 1 माइनस 75 का डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 0.18 माइनस आपका जो IRR दिया हुआ है वो है 0.22 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.75 विच इज योर B रिटेंशन रेशियो। अब इसको सॉल्व करो, न्यूमरेटर सॉल्व करो पहले तो 12 इंटू 1 माइनस 0.75 विच इज 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आता है 3। अब देखो यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है डिविडेंड, दिखा? तो जो मैंने कहा था ना कि अल्टीमेटली ऊपर में न्यूमरेटर में डिविडेंड ही आएगा, ये देखो ये डिविडेंड आ गया आपका 3। सो हमने प्रोसेस से गए क्योंकि क्वेश्चन समझना है, बट घूम फिर के बात एक ही, वही डिविडेंड यही है। अब डिनोमिनेटर का सॉल्व करेंगे तो 0.18 माइनस 0.22 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, आंसर आता है 0.165। इसका आंसर निकाल लो। सो माइनस 0.18 ये आ गया 0.015 एंड देन ठीक है, इसका आंसर आया 200। P0 इज इक्वल टू 200। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखो घूम फिर के ICI को मालूम है कि बात तो इतनी है, EPS 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई KE माइनस BR, ये अगर किसी स्टूडेंट का आता है तो वो आंसर तो निकाल ही लेगा। तो होता क्या है ना, ICI ट्राई क्या करेगा कि डिफिकल्टी यहां बढ़ाएगा कि EPS निकालने में थोड़ा सा लेट करेगा, मतलब PAT प्रोवाइड कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मान लो प्रेफरेंशियल डिविडेंड दे दिया कि इतना डिविडेंड है, एंड देन उसके बाद में नंबर ऑफ शेयर्स प्रोवाइड कर दिए और उसके बेसिस पे अब आपको निकालना है कि PAT माइनस आपको प्रेफरेंशियल डिविडेंड का अमाउंट लेके और नंबर ऑफ शेयर्स अगर दे दिए तो उससे EPS पहले निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा गोल घूम के EPS निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कैसे किया हुआ है कि डायरेक्टली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया है, तो थोड़ा एग्जाम्पल में दे देगा कि इतना रिटर्न प्रोड्यूस किया, इतना कैपिटल लगाया था, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकल जाएगा। और रिटेंशन रेशियो जो है, रिटेंशन रेशियो के लिए डायरेक्टली ही प्रोवाइड करना इज बेटर अप्रोच, बट हो सकता है उसके लिए कोई अलग इन्फॉर्मेशन दे दे। सो घूम फिर के होता क्या है ना कि इन सब टाइप के क्वेश्चन में जब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, 12 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है इन केस, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लेट मिलेगी, मतलब थोड़ा जुगाड़ करके इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, एंड वो काफी यूनिक हो सकता है, हर एग्जाम टू एग्जाम, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो डिफर कर सकता है। सो फोकस हमें इस फॉर्मूला पे रखना है, एंड यू नो यू आर स्मार्ट इनफ टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। EPS निकालना CA फाइनल में एक मजाक है आप लोगों के लिए, रिटेंशन रेशियो निकालना इट इज वेरी इजी, राइट? पूरा अकाउंट्स FR पढ़ने के बाद में रिटेंशन रेशियो इज लाइक बच्चों वाली चीज होगी वो, एंड देन KE रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें भी बहुत बेसिक हो जाती है। तो अब अगर आप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ना, तो बस आपका जो
टाइम है बस वो बढ़ते जाएगा, आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। एक बार ये बस ये समझ में आ जाना चाहिए, फॉर्मेट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ गॉर्डन मॉडल। ये बेसिक क्वेश्चन था, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी लगा लिए, तो मैं वही बता रहा हूं आपको कि एडवांस क्वेश्चन में होगा क्या, बस ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, डायरेक्टली दी नहीं रहेगी, और वो भी ईजी होता है। देन नेक्स्ट मॉडल इज वॉल्टर मॉडल। ठीक है, वॉल्टर मॉडल में ये प्रॉपर अर्निंग बेस्ड मॉडल है, जिसमें अर्निंग को काफी डिटेल में कवर करता है। ठीक है, सो इसमें अर्निंग को काफी इंपॉर्टेंस मिलती है। सो वॉल्टर मॉडल इज प्रोवाइडेड बाय द जेम्स वॉल्टर। अब इस वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या है सबसे पहले, सो सेम फॉर्मूला जाता है P0 इज इक्वल टू, बट यहां से थोड़ा चेंज हो जाता है, D, तो ये डिविडेंड हो गया, प्लस E माइनस D, देन R अपॉन K। डरने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला मैं समझा दूंगा, एक चीज उसमें समझाऊंगा, डिवाइडेड बाय K। एक एन्युटी वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, सिंगल वैल्यू डिविडेंड डिवाइडेड बाय, एक हमने डिविडेंड में मॉडल पढ़ा हुआ है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय K। एक डिविडेंड दे दिया है, एंड देन नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दी योर फाइनल वैल्यू, सो शेयर प्राइस निकालना है आपको P0। सो ये मॉडल यूज किया। सो ये मॉडल आप रिलेट कर सकते हो इसके साथ में, सो D1 डिवाइडेड बाय K के साथ में आप वॉल्टर को रिलेट करोगे। और रिलेट कैसे करना है आप देखो, यहां पे सबसे पहले तो सेम वही चीज है कि पहला पार्ट जो है वो डिविडेंड को कंसिडर करता है। ठीक है, दूसरे पार्ट में मतलब D0 अपॉन K तो हो गया आपका पुराना वाला मॉडल जिसमें डिविडेंड को कंसिडर करते थे। ये वाले सेक्शन में, ये जो सेक्शन है इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो समझो। E माइनस D, E इज EPS, अर्निंग कितना है, और D इज डिविडेंड। सारी वैल्यूज किसमें, वैल्यू टर्म में, परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, अर्निंग एंड डिविडेंड। अब अर्निंग माइनस डिविडेंड करो तो कितना आता है, रिटेंशन आता है, राइट, कि कितना रिटेन कर लिया। तो अगर मान लो कि 10 का अर्निंग है और 4 का डिविडेंड है, तो 6 रिटेन कर लिया। ठीक, अब ये देखो कि ये जो रिटेंशन, ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया, E माइनस डी मतलब अल्टीमेटली कितना रिटेन किया। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं रिटेन्ड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसा रिटेन वाला दिमाग में भी रख के चलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता ही नहीं, E माइनस डी करके निकाल लेना है। अब ये R और K से मल्टीप्लाई क्यों किया हो, ये देखो, R डिवाइडेड बाय KE। R इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और KE इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आपका खर्चा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न कितना मिलेगा, राइट, रिटर्न जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उसमें रिटर्न कितना मिलेगा। अगर मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि R जो है ये है 10% और K जो है वो है 20%। ठीक, R 10% है, K 20% है, मतलब रिटर्न मेरे को कम मिलेगा और मेरा जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा है, 20% जा रहा है लगभग। ठीक है, तो मतलब ये जो मेरा इनकम है जो रिटेन कर लिया है, ये इनकम तो आप ही का है, P0 निकाल रहे हो, ठीक है, आप ही ने इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर्स में। तो ये जो 6 दिया हुआ है ना रिटेंशन वाला अमाउंट, रिटेंशन वाला अमाउंट इस तरीके से हम एडजस्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में। ये जो न्यूमरेटर का जो इतना टर्म है ना रेड मार्क किया हुआ, उसमें हम वो जो रिटेन्ड अमाउंट है उसको इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं सो दैट हमारा एक इफेक्टिव अमाउंट निकल पाए कि रिटेंशन वर्सेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसके कंपैरिजन में। तो अगर ये रिटेन्ड अर्निंग, रिटेंशन जो बोला, सो रिटेन्ड अर्निंग अगर कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कम है विच इज दिस 10%, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर ज्यादा है, तो मेरा इक्विवेलेंट अमाउंट थोड़ा सा कम होना चाहिए। मतलब ये जो रिटेन किया हुआ है ना, इसमें मेरा डायरेक्ट लॉस है। लॉस कितना है, तो फ्रैक्शन में 10% का। तो इसको सॉल्व करके देखो, सिंपल, ये डिवाइड हो जाएगा 3। तो यहां पे जो आंसर है वो क्या आएगा, 3 का आंसर आएगा। तो मेरे लिए इक्विवेलेंट कितना हो गया, ठीक है, दिखने के लिए 6 रिटेन कर लिया, मेरा ही पैसा है, लिखने के लिए 6 दिख रहा है वहां पे,
लेकिन ये 6 इक्विवेलेंट टू 6 नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन अर्निंग काफी कम है कंपेयर टू मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो मैं उसको 3 मान के चलूंगा। मेरे लिए उसकी इंपॉर्टेंस 3 की ही है बस। तो ये रीजन है हम R डिवाइडेड बाई के से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। अब वही एक उल्टा एग्जाम्पल ले लो। उल्टा एज इन मैं R को ले लेता हूं 20%, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा 20% है, और KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो 10% है। खर्चा कम लग रहा है, रिटर्न ज्यादा निकल रहा है। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बताएगा कि ये जो 6 रिटेन कर लिया है इसके ऊपर मेरा आने वाला फ्यूचर रिटर्न, ठीक। तो ये फ्यूचर रिटर्न को इंपैक्ट करना पड़ेगा, राइट। फ्यूचर रिटर्न निकाल रहा हूं मैं वर्सेस मेरा कॉस्ट का एडजस्टमेंट कि कॉस्ट कितना लग रहा है। अब कोई पूछेगा कि ये कॉस्ट वाला डिविडेंड के साथ में क्यों नहीं किया, एडजस्टमेंट किया, तो सिंपल है, वो तो मिल गया ना आपको, राइट। अब ये देखो, अगर ये अप्रोच लेते हैं, मतलब ये वाला इलिस्ट्रेशन लेते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, सेम जो रिटेन किया हुआ अमाउंट है वो बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 12, ठीक। कैसे, सो 20 डिवाइडेड बाई 10 2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, सिंपल आंसर। सो मैं ऊपर वाले टर्म में सिर्फ फ्रैक्शनली एडजस्ट कर रहा हूं अपने रिटेन्ड अर्निंग को। तो मालूम है ये ना, थोड़ा सा याद रख लो, दिमाग में रख लो। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, वो ये मिस्टेक है कि ये वाला जो टर्म है ना, इसको गलती से के डिवाइडेड बाय आर, और होता है क्योंकि इतना सारा सिलेबस, इतने सारे फॉर्मूला है, और थोड़ा सा ऐसे गलत लिख दिया तो उसके चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये लिख दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना, ये लॉजिक कि हम r डिवाइडेड बाय के ही क्यों कर रहे हैं, के डिवाइडेड बाय r क्यों नहीं कर रहे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेरा रिटेन किया हुआ अमाउंट है, मैं उसका एडजस्टेड वैल्यू निकाल रहा हूं बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो मेरा जो इक्विवेलेंट अमाउंट है रिटेन किए हुए अमाउंट का, वो ज्यादा होना चाहिए। और अगर मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है कंपेयर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मेरा जो रिटेन किया हुआ अमाउंट है उसमें मैं एक्चुअली लूज करूंगा, है ना। सोचने के लिए अगर आप देखो तो मेरा कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, रिटर्न कम निकलेगा, तो वो रिटेन किया हुआ जो 6 है ना, 6 रुपए का, उसका रिटर्न कम निकलेगा या मेरा इक्विवेलेंट कम हो जाएगा। सो सिंपल एक्सप्लेनेशन, सिंपल उसमें एडजस्टमेंट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो के ही, तो के ही है और कुछ भी नहीं है। अब ये वॉल्टर मॉडल में ना एक और चीज समझने वाली है। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ये जो डिफरेंस है R अपॉन के ही वाला डिफरेंस है, वो डायरेक्टली कैसे इंपैक्ट करता है, तो अगर R, सोच के देखना, ये मैं 3 केसेस देता हूं आपको जो हमने लिए यहां पे, उसी से रिलेटेड लेते हैं। R मान लो और ये के ही मान लो, ठीक है। R मान लो 10% है और के ही है 10%। तो सिंपल क्वेश्चन, आपका ये जो पार्ट है न्यूमरेटर वाला, बाकी सब तो सेम ही है, D0 और के ही, तो न्यूमरेटर वाला तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो जो ऊपर वाला ये जो सेक्शन है इतना, इस सेक्शन में वैल्यू का क्या होगा, जो रिटेन किया हुआ अमाउंट है उसका क्या होगा। सिंपल, कुछ नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट। 6 का 6 ही रहेगा ना। सो 10% और 10%, इसमें कुछ भी नहीं होगा। अब मान लो ये जो मैंने R दिया हुआ है वो है आपका 5% और आपका के जो है वो है 10%। मैं जानबूझ के के को 10% ले रहा हूं सो दैट आपके लिए ये 2 टर्म्स कांस्टेंट रह जाए, ये वाली कांस्टेंट रहे, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%। देख रहे हो कि ये जो कंपनी है ना, जिसने ये रिटेन किया हुआ अमाउंट, वो आपको सिर्फ 5% निकाल के देगा और आपका खर्चा बहुत ज़्यादा लग रहा है उस चीज़ को करने के लिए। ऑटोमेटिकली ये जो ऊपर वाला टर्म है ये नीचे चले जाएगा। जैसे हमारे केस में क्या था, 6 से सीधा 3 पहुंच गया था, ठीक है। इस केस में भी वही होगा। सो R डिवाइडेड बाई के, आंसर 0.5 आया, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 6, आंसर आया 3। तो ये जो आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर का जो ये टर्म है, इसका आंसर आता है 3। सो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे कि E माइनस डी R अपॉन के, इसका आंसर यहाँ पे 6 ही आएगा, इसका आंसर यहाँ पे 3 आएगा।
और इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और रिवर्स कर लेते हैं, r इज इक्वल टू ये 10% कर लेते हैं एंड देन k इज इक्वल टू 20% यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं 10%, तो इसका आंसर आएगा 6, सेम चीज। ठीक है, ये पूरा न्यूमरेटर वाला टर्म। अगर ये 3 होता है, मतलब इस सिनेरियो में a, b एंड c, बी वाले सिनेरियो को अगर पकड़ के चलते हैं और r इज इक्वल टू 5%, k इज इक्वल टू 10%, इस केस में मेरा जो वो न्यूमरेटर वाला टर्म है ना, वो छोटा हो गया। क्योंकि वो छोटा हो गया, उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिंपल विजुअलाइज कर सकते हैं, शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि न्यूमरेटर का एक टर्म अगर मेरा छोटा हो रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली मेरा रिजल्ट जो है P0 वो कम होगा, मतलब प्राइस जो है वो डिक्लाइन होगा। ठीक है, देन उल्टा ले लो, अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है एंड के कम है उसके कंपैरिजन में, जो कि सी केस में दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 20%, के इज इक्वल टू 10%, इसका आंसर क्या आया, आंसर आएगा इसका, सॉरी यहां मैंने 12 लिख, यहां 12 होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। सो ये है 12, राइट। अगर ये 12 आता है, ये अगर 12 आता है तो ऑटोमेटिकली मेरा प्राइस जो है वो ऊपर चले जाएगा, न्यूमरेटर का एक टर्म सडनली ऊपर चले गया, तो मेरा आंसर क्या आया, बड़ा। ठीक, ये बढ़ गया, सो मुझे यहां पे प्राइस गेन मिलेगा, प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे डिपेंडिंग ऑन दिस सिनेरियो, इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे वॉल्टर ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि अगर ये सिनेरियो है, ठीक है, विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो आपको क्या डिविडेंड देना चाहिए या रिटेन करना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये कंपनी हो और आप उसके शेयर होल्डर है, तो क्या कंपनी ने आपको पूरा का पूरा जो अर्निंग है वो बांट देना चाहिए इन द डिविडेंड का फॉर्म में, या खुद ने इन्वेस्ट करके उसके ऊपर रिटर्न प्रोड्यूस करना चाहिए। सिंपल आंसर है, पूरा का पूरा डिविडेंड दे देना चाहिए। मानते हो कि खुद नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है ना, खुद तो 5% प्रोड्यूस कर पा रहा है, मेरा यहाँ पे 10% लग रहा है, तो भैया उससे अच्छा डिविडेंड दे दे, मैं कहीं और लगा लूंगा, क्योंकि मेरा के ही 10%, तो मैं 10% बाहर से निकाल लूंगा, राइट। अब देखो, जनरल लॉजिक भी यही बोलता है, वॉल्टर भी यही बोलते हैं। ठीक है, वॉल्टर का भी बोलना क्या है कि अगर R इज लेस देन K, देन क्या होना चाहिए, 100% डिविडेंड। ठीक है, ये 100% डिविडेंड देने से बेनिफिट क्या होगा, देखो सिंपल है, अगर 100% डिविडेंड दे दिया तो E माइनस डी, इसका आंसर क्या आया, 0। अगर 100 कमाया और 100 बांट दिया तो आंसर तो 0 आया, तो R अपॉन के का इंपैक्ट ही खत्म हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है ना, जो आपके शेयर प्राइस को नीचे लेके जा रही थी, वो पूरी टर्म ही हट गई, खत्म हो गई वो पूरी टर्म। क्योंकि ये टर्म पूरी खत्म हो गई, तो आपकी जो शेयर प्राइस है वो अननेसेसरी डिक्लाइन से बच गई। समझे। सो ये रीजन है कि दो रीजन दिए मैंने, एक तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि क्यों डिविडेंड पूरा दे देना चाहिए, क्यों भैया तुम नहीं निकाल पा रहे हो पूरा आउटपुट उसमें से, या रिटर्न नहीं निकाल पा रहे हो, मेरे को दे दो मैं निकाल लूंगा, ये पहला लॉजिक हो गया। दूसरा, रिटर्न ये फॉर्मूला के हिसाब से मेरा शेयर प्राइस कम हो रहा था डिविडेंड कम देने से, मतलब कुछ अमाउंट रिटेन करने से मेरा शेयर प्राइस कम हो रहा था। ठीक है, तो यहां पे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है कि रिटेन ही मत करो, सब डिविडेंड में बांट दो, इसलिए 100% डिविडेंड। सो अगर आप 100% डिविडेंड दे देते हो तो शेयर प्राइस को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, मतलब शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगा या डिक्लाइन, अननेसेसरी डिक्लाइन जो है वो नहीं होगा उसमें। अब सेकंड अप्रोच, सेकंड केस जो सी है हमारा, सी में क्या हुआ है, सी में दिया हुआ ये 12, दैट इज R अपॉन K, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो 20%, अगर एक कंपनी आपको 20% रिटर्न प्रोड्यूस करके देती है और आप खुद अगर करना चाहो तो 10% ही कर सकते हो। सिंपली पूछता हूं मैं आपको, क्या करोगे, कंपनी क्या बोलोगे, पूरा रिटेन कर ले। मान लो आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो और आपके हाथ में डिसीजन है, होता नहीं है लेकिन है, होता है वैसे तो, ठीक है। अगर पूरा का पूरा ये जो है रिटेन करना है या डिविडेंड दे देना है, आप क्या बोलोगे, क्या करना चाहिए उस कंपनी में। सिंपल है, पूरा रिटेन करो, 100% रिटेन करो। और 100% रिटेन करने के बाद में ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, E माइनस डी, सो मेरा E क्या था 10 और डिविडेंड कर दिया 0, मतलब पूरा रिटेन कर लिया।
तो अब ये जो R इंटू के का इंपैक्ट है वो कितना आएगा, वो सीधा आएगा 20, ये जो वैल्यू उसको 20 कर देगा, और जैसे ही इसको 20 के ऑटोमेटिकली आपकी शेयर प्राइस में आपको बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट। इसलिए इस केस में मतलब जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वॉल्टर का सजेशन है कि 100% रिटेन करना चाहिए, ठीक। अब यहां पे क्या होना चाहिए, ए के केस में कुछ भी करो, जो मनमर्जी आए करो, शेयर प्राइस अफेक्ट नहीं होगा इससे, इनडिफरेंट। यहां पे कोई सजेशन नहीं है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट, सिंपल। तो ये आपको याद रखना है, वॉल्टर में जनरल टेस्टिंग जो होती है वो इसी के अराउंड होती है, और ये कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ध्यान में रह जाता तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि क्यों कर रहे हैं। अगर आपको क्यों पता है तो ऑटोमेटिकली क्या करना है वो पता चल जाएगा। अगेन हम सेम क्वेश्चन लेके चलेंगे, सेम क्वेश्चन को ही आपको ये सॉल्व करना है, वॉल्टर मॉडल से सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यूज लगेगी, ठीक है, यहां पे है मेरे पास में, ये आप नोट कर लो अगर आपको नोट करना है तो। ये नोट करो एक बार सारी वैल्यूज, वीडियो पॉज कर लो अगर वीडियो पॉज करना है तो, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, ठीक है। अब वॉल्टर मॉडल फॉर्मूला फिर से एक बार ट्राई टू रिकॉल इट, क्या था, P0 इज इक्वल टू डी प्लस रिटेन कितना किया, दैट इज E माइनस डी, और उसका मैं प्रोपोर्शनल इंपैक्ट निकालूंगा, कैसे, R अपॉन के से, और डिवाइड करूंगा मैं के से, ठीक है। डिविडेंड का अमाउंट बोलो, डिविडेंड का अमाउंट है 3 प्लस अर्निंग कितना है, अर्निंग है 12 माइनस 3, ठीक है, E माइनस डी, रिटेन कितना किया, टोटल रिटेन किया 9 मल्टीप्लाइड बाय R, return on IRR which is return on investment 22% which is 0.22 divided by cost of equity, cost of capital 0.18, ठीक है, divided by simple K is 0.18। इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे, शुरू करते हैं। सो 0.22 डिवाइडेड बाय 0.18 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो विजुअली ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 9, है ना। सो आंसर आया 11, राइट। सो 3 प्लस 11 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 0.18, सो इसमें प्लस कर लो 3 और फिर इसको डिवाइड करो 0.18 से, आंसर आएगा 77 पॉइंट, तो एक बार कंफर्म करने दो, या 77.77, ये आपका आंसर, ठीक है। एक और तरीके से सोच के देखो, आपका ईपीएस कितना था, अर्निंग पर शेयर था 12, ठीक है। इसका टोटल कितना है, 3 और 11 का टोटल आता है 14, मतलब अर्निंग तो 12 ही है, लेकिन आपने अर्निंग के बेसिस पे कितना अमाउंट रिटेन किया हुआ है उसका डिसीजन इनकॉर्पोरेट कर लिया। ऑटोमेटिकली ये जो न्यूमरेटर है आपका वो इस तरीके से एडजस्ट हो गया कि आपका जो डिसीजन रिलेटिंग टू दी क्या रिटेन करना है या क्या डिविडेंड पे आउट कर देना है वो एडजस्ट हो रहा है, इसलिए न्यूमरेटर 14 हो जा रहा है, जबकि आपका ईपीएस जो टोटल आपने कमाया वो तो 12 ही है, लेकिन यू आर टेकिंग 14। सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस फॉर्मूला, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर लिया, 77 आंसर आ गया 77.77। एग्जाम के लिए यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 78 लिख लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक के हो गई आपकी वॉल्टर की कहानी। अब वॉल्टर में जनरली एक क्वेश्चन आता है, क्या यहाँ पे डिविडेंड देना चाहिए पूरा का पूरा या पूरा का पूरा रिटेन कर लेना चाहिए, और मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आपके प्रैक्टिस मैनुअल का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें ये नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से क्वेश्चन, शुड यू रिटेन और कंप्लीटली पे आउट द डिविडेंड। सो क्या आपका आंसर होना चाहिए 100% रिटेन कर लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो 100% रिटेन कर लो, ठीक है। अगर 100% रिटेन कर लिया तो फाइनल वैल्यू के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, सो दैट यू कैन कॉल कैलकुलेट, ठीक। सो सॉल्व करो,
कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, P0 इज इक्वल टू डिविडेंड कितना है, 100% रिटेन कर लिया, डिविडेंड आएगा 0, ऑटोमेटिकली D0 हो जाएगा ना, डिविडेंड नहीं है कुछ। देन E 12 माइनस D, डिविडेंड कितना है बोला 0, मल्टीप्लाइड बाय 0.22 डिवाइडेड बाय 0.18 डिवाइडेड बाय 0.18। बिना आंसर कैलकुलेट किए सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या इसका आंसर ज्यादा आएगा या कम आएगा पिछले वाले आंसर से? सिंपल, थियरी के हिसाब से अगर जाओ तो आंसर ज्यादा आना चाहिए, मतलब प्राइस जो है वो ज्यादा आना चाहिए। 0.22 डिवाइडेड बाय 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 0.18, आंसर इज 81.481। 81.481 मतलब अगर आप 100% रिटेन कर लेते हो तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, राइट? सो बेनिफिशियल है, ठीक है? सो ये समझने वाली बात है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में। सो दिस इज द वॉल्टर अप्रोच। अब वॉल्टर अप्रोच में मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एग्जाम में जो पूरे के पूरे स्टंट्स होते हैं ना, क्योंकि फॉर्मूला वैसे ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, दिखने में है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरीके से मैंने समझा उसके बाद तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए फॉर्मूला। अब डिविडेंड हो गया और आपका E माइनस डी आर अपॉन के ही हो गया। तो जो पूरा का पूरा अगर करना है इसको कॉम्प्लिकेटेड, तो अगेन डी कैलकुलेशन में, डी का कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा डिले, और ई का कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है। ये पहला अप्रोच है। दूसरा एक अप्रोच यहां पे देखा हुआ है, दूसरा क्या आता है कि वेरिएशंस निकालने पड़ेंगे, मतलब आर के अलग अलग वैल्यूज दे देंगे, ऐसे बोलेंगे कि ये 10%, आर 10% लो और 20% लो, और फिर के ई को पहले 10% लो और 20% लो और सबकी वैल्यूज निकालो, लाइक दैट। फटफट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर किसी में अपना अपना ओपिनियन भी दो, ठीक है? सीए का बेसिक काम ओपिनियन देना, वो करना है आपको यहाँ पे। तो ये हो गया वॉल्टर मॉडल। और मेजॉरिटी अगर क्वेश्चन सॉल्व करो ना, प्रैक्टिस पैनल में दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करो, यहाँ पे दिए हुए बुक के पीछे दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करो, सब सेम ही है। आपको ऐसा लगेगा, आपको अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए ना, तो वॉल्टर मॉडल के लगभग 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बुक और सब मिला के सब क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो तो भी बहुत हो जाता है उसका, सिर्फ वेरिएशन देख लो, ठीक है? नाउ द लास्ट मॉडल इज बहुत ही बच्चों वाला मॉडल, विच इज पी रेशो। P ratio based, that is price earning ratio वाला price earning ratio model, which is multiplier approach। इसको multiplier approach बोलते हैं। ठीक है, अब है क्या ये फॉर्मूला सिंपल है, वैल्यू इज इक्वल टू, मतलब वही P0 इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय PE रेशो। P रेशो कैसे आया? सिंपल आंसर। P रेशो कैसे है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, MVP, मार्केट वैल्यू ऑफ दैट P0 व्हाटएवर, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर EPS, ठीक है? ऐसे ही तो P रेशो है। अब मैं सेम ले लेता हूं, तो EPS मल्टीप्लाइड बाय MVP, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, डिवाइडेड बाय EPS। तो EPS कैंसिल हो गया और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, लाइक, ठीक है? वो जलेबी डालने वाली बात है यहाँ पे, थोड़ा टाइम डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे देखो EPS और P रेशो, तो P रेशो आपको दिया रहेगा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, लाइक से 15, 10, 20 P रेशो प्रोवाइड कर दिया, और P रेशो फिर हिस्टोरिकल और EPS ये वाला रिसेंट वाला, और उसको EPS से मल्टीप्लाई कर लो अर्निंग पर शेयर से, एंड देन यू कैन सिंपली कैलकुलेट कि आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए। अब इसमें ना इलिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आता है? EPS निकालने में, ठीक है? तो EPS निकालने में कैसे? तो EPS इज इक्वल टू थोड़ा सा PAT प्रोवाइड अगर कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रोवाइड कर दिया, और प्रेफरेंशियल डिविडेंड दे दिया। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए। प्रेफरेंशियल डिविडेंड हो गया, तो PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड कर लो, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और ये तो देना ही पड़ेगा, मतलब P रेशो तो डायरेक्टली प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना? अब ये एक तरीका हो गया EPS निकालने का।
अब इसी का और एक वर्जन अगर मैं दूं तो पीएटी की जगह पे मैं प्रॉफिट दे दूंगा, फिर टैक्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर प्रेफरेंशियल डिविडेंड का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसे करते करते कितना भी पीछे जा सकता है अपना इंस्टीट्यूट, उसमें कोई लिमिट नहीं है, यू नो। सो आपको बस ये याद रखना है कि आपका पूरा कैलकुलेशन करके ईपीएस निकालना है, और आप ईपीएस के एक्सपर्ट हो, राइट। और पी रेशियो तो पी रेशियो है, सीधा दिया ही रहेगा, तो ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो एंड यू विल गेट द वैल्यू। सो इसलिए यहाँ पे लाइक लेना है तो ले लो, लाइक ये लो एक इलस्ट्रेशन अगर चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, 10 पी रेशियो ले लो और अर्निंग पर शेयर है मान लो 5, अब वैल्यू निकाल लो, सिंपल है 50, है ना, ऐसे तो निकलेगा। सो हो गया खत्म। तो यहाँ पे ये थे आपके 3 अर्निंग बेस्ड मॉडल्स, काफ़ी अच्छा वेटेज है, एग्जाम में काफ़ी आने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल दी अर्निंग बेस्ड मॉडल्स। नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कैश फ्लो बेस्ड मॉडल्स, और कैश फ्लो बेस्ड मॉडल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। बट कैश फ्लो बेस्ड मॉडल्स कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद, मतलब ये जो फॉर्मूलाज दिए हुए डायरेक्टली इनके कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड है, बट रिमेंबर लाइक आप तो कैश फ्लो के साथ में ही खेलते हो, राइट, उसी की तो आदत है आपको, तो ऑटोमेटिकली वो ईजी हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।